आप देख रहे हैं अमेज नाउ। तो हमारे जीते जी मेरे ख्याल से मेरे राजनीतिक जीवन में तो मैं उसको नहीं देख पाऊंगी। यही मैं कहने जा रहा हूँ कि ये शुरू में भी रहा है। मेरे बाबा ने मेरे अंदर चीजें देखी। अगर आप लड़कों को ये सिखाएंगे कि अपना कप खुद धोना है, करेगी वो करेगी। आप घर से शुरू करिए। लड़कों को ये सिखाइए कि चाय का कप आप खुद उठा के ले जाइए, खुद धोइए। यहाँ से शुरू होती है बात। जब आप वहीं पे महिला और लड़की को दूध आया है तो लड़की को नहीं देना है, लड़के को पिला देना है, उसी को अच्छे यूनिफॉर्म देना है। गाँव में यही होता है, लड़कियाँ ड्रॉप आउट होती है स्कूल से, यूनिफॉर्म छोटा हो जाता है, स्कूल जाना जाती है कि बाबू स्कूल से आएगा खाए। अच्छा, अभी भी होता है, अभी भी बहुत दुख की बात है ये होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 का चुनाव थोड़े ही महीने बचे हुए हैं। कोई ना कोई मुद्दे भी अब सामने आ रहे हैं, खासकर से विपक्षी पार्टियों के लिए तमाम मुद्दे वो तलाशते रहते हैं कि कौन सा ऐसा मुद्दा मिले जिस पर केंद्र सरकार को घेरा जा सके। तो फिलहाल हम आपको लेकर आए हुए हैं गोरखपुर महानगर होटल विवेक। चलते हैं उसके रेस्टोरेंट में, देखते हैं इस रेस्टोरेंट के भीतर कुछ चर्चाएं चल रही होंगी। जैसा कि आम खास सभी लोग कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं। तो हम भी देखते हैं कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि आइए चलते हैं, देखते हैं रेस्टोरेंट के भीतर क्या हो रहा है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे दर्शकों कि पहले तो सबका एक साथ एक परिचय होगा। हमारे साथ हमारे ठीक बगल में गोरखपुर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग की हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर विद्या रानी सिंह मैडम, आप ठीक बगल में आप गोरखपुर से ही कांग्रेस की सीनियर लीडर और गोरखपुर से ही मेयर का चुनाव लड़ चुकी डॉक्टर सुरैता करीम। अब हमारे ठीक बाएं आप दिखाएं गोरखपुर विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल साइंस विभाग से प्रोफेसर विनीता पाठक मैडम, और उनके बगल में भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर और क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्व कर चुकी डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी जी। तो ये सब हम सब लोग बैठे हुए हैं। हेलो, नमस्कार, सबको नमन वंदन। हम लोग चाहते थे कि चूँकि अभी दोनों सदनों से महिला विधेयक पास हुआ है, बहुमत से पास हुआ है। हालांकि इस पर जो लड़ाई चल रही थी, मतैक्य था, मत विभेद था, वो पिछले कई दशकों का है। तो सबसे पहले तो हम, चूँकि हमारे बगल में भारतीय जनता पार्टी से महिला विभाग को, महिला जगत को का प्रतिनिधित्व कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो हम उनसे जानना चाहेंगे प्रतिक्रिया। अरविंद जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने अपने चैनल के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एक चर्चा आयोजित किया और हम सभी बहनों को यहाँ आपने बुलाया। भी विधेयक आने की बात होती थी, कहीं ना कहीं अटक जाता था, कुछ विरोध होता था, कुछ सहयोग होता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं बीच में आकर के अटक जाता था। कुछ नहीं तो अब एक रास्ते पर एक ऐसी दिशा मिली है, एक आस जगी है कि अब निश्चित रूप में महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ जाएगी। समाज में महिलाओं की भागीदारी पहले से है, हर घर में महिला का योगदान है। आप देखें तो हर घर में महिलाएं अपना सुनिश्चित कर रही हैं योगदान, और राजनीति में थोड़ा कम था। उसका कारण ये था कि जो बहनें हमारी टिकट पा रही थीं, राजनीति में प्रत्याशी बनती थीं या चुनाव जीत करके जाती थीं, वो बहुत सधे हुए नपे तुले मार्ग से जब आती थीं तभी वो उनको सफलता मिलती थी। और आरक्षण का ये हो जाएगा कि उतनी सीटों पर हमारी बहनों का आना सुनिश्चित हो जाएगा, और उसमें जो भी योग्य कार्यकर्ता होगी, कर्मठ कार्यकर्ता होगी, हमारी मेहनती बहन होगी, शिक्षित होगी, महत्वाकांक्षा रखती होगी राजनीति में योगदान देने की, वो निश्चित रूप में आगे आ जाएगी। आप देखें तो 15% व्यावसायिक पायलट, जिसको हम कमर्शियल फ्लाइट के लिए पायलट देखते हैं, वो हमारी महिलाएं चला रही हैं। तो 15% कमर्शियल पायलट होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय होता है, और राजनीति के महत्वपूर्ण पदों पर आज तक महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। ऐसा नहीं है कि कोई पद ऐसा है जहां महिलाओं ने सुशोभित नहीं किया है, और राष्ट्रपति से लेकर के मुख्यमंत्री तक और सभी जगह। हाँ, ये दलों की भी कुछ आनाकानी रही जिनके वजह से ये चीज़ें
हम लोगों को नहीं मिल पाई। उसका कारण अगर आप देखें, ध्यान दीजिए, तो दलों ने अपनी स्थिति में आंतरिक रूप में भी महिलाओं को महत्व देना बड़ा उचित नहीं समझा। ये मैं निसंकोच इसलिए कह रही हूँ कि कई बार कुछ हमारी ऐसी भी बहनें आई जो 3-3 बार मुख्यमंत्री रहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन उन्होंने अपने दल के भीतर भी 33% तो छोड़ दीजिए, 30% भी उन्होंने टिकट नहीं दिया जीतने की, और चुनाव लड़ने की तो बात ही दूर की चले। निकाय में, लोकल बॉडी के इलेक्शन में आज भी बहुत सारे बहनों को हमारे मौका मिलता है, चुनाव लड़ती हैं, ग्राम प्रधान स्तर पर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन हमें अभी भी वो कुशल नेतृत्व तो नहीं प्राप्त होता है। उसके तमाम कारण हैं कि अगर बहुत आप पुराने इतिहास की बात को देखें तो मैत्रेयी को देख लीजिए, गार्गी को देख लीजिए, जो वेद उपनिषद का ज्ञान रखने वाली महिलाएं तब भी रही हैं जब शिक्षा का उतना स्तर हमारे पास उन्नत नहीं था, इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। अरविंद जी, एक तो सबसे पहले आपको बधाई दूंगी कि आपने इतने इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय पे एक चर्चा रखी। सभी दलों में, चाहे हर फील्ड में, महिलाओं की भागीदारी हमेशा कम रही है। मैंने सुधा मूर्ति जी की एक बात सुनी थी कि जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया था तो कोई महिला टॉयलेट ही नहीं था उसमें। अब हमारे साथ विश्वविद्यालय की प्रोफेसरान बैठी हैं, तो ये लोग भी इस बात को डिटो कर सकती हैं कि महिलाओं की टॉयलेट की भी व्यवस्था तब उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं होती थी। तो वहाँ से चल के हम लोग आज यहाँ आए हैं जहाँ महिला आरक्षण विधेयक दोनों संसद में पास हो गया। हालांकि कांग्रेस के समय 2010 में ही ये राज्यसभा में पारित हो चुका था, और जब मोदी जी की सरकार आई थी और पूर्ण बहुमत से, इतने बेहद बहुमत से आई थी, तो सबको ये उम्मीद थी कि ये जो थोड़े बहुत बिल लटके हुए हैं इनको तुरंत वो पास कराएंगे। अब बेहद दुख की बात यह है कि अब पास तो हुआ है, लेकिन जो संपूर्ण महिला पूरी समुदाय में जो एक उचित उसका एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन अभी उस बिल में दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी उसमें 2-3 क्लॉज लगा दिए गए हैं, जैसे कि डिलिमिटेशन का, सेंसस का। तो हमारे जीते जी मेरे ख्याल से मेरे राजनीतिक जीवन में तो मैं उसको नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि वो 2029 या 40 तक ये लंबा एक खींच गई है लकीर। और इसके पीछे भी हम समझते हैं वही पुरुष प्रधान मानसिकता है कि अभी भी सब कुछ इतनी आवाज़ें उठने के बाद भी, इतना वृहद उसमें मुखर तरह से सबके बोलने के बाद भी कहीं ना कहीं वो कंट्रोलिंग पावर वो देना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए ये चीज़ों में ये क्लॉजेस लगा दिए गए हैं, जबकि ये आसानी से 2024 के ही लिए ये लागू हो सकता था। आप ऐसा मानती हैं कि ये 2024 में ही लागू इम्प्लीमेंट हो सकता था? हो सकता था, और हमारी मांग है। हम तो कहते हैं 33% नहीं, 50% करो, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी रिप्रेजेंटेशन हो। मेरा तो ये मानना है भाई, 50% की आबादी अगर आप मानते हैं तो 50% आप आरक्षण दीजिए। लेकिन चलिए, आपने जो आरक्षण बिल पास किया, हम लोग उसके पूर्ण तरह से हम लोग उसके हम तो खैर हमारे प्रदेश में प्रियंका जी ने ही दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा दिया था, 25% टिकटों में उन्होंने आरक्षण दिया था, महिलाओं को दिया भी, मौका दिया। पर जैसे आप कह रही हैं, दुर्गेश नंदिनी जी कह रही हैं कि ये चीज़ है कि इसमें अगर हम लोग समुचित तरीके से इसको अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे तो ये बिल फिर वह पुरुषों के कंट्रोल में ही रहेगा, क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो अभी राजनीति में ज़्यादा दखल रखते हैं, फिर उनके घर की महिलाओं को ही ज़्यादा टिकट में भागीदारी मिलेगी। इसलिए उसमें ओबीसी और SC ST सबका रिजर्वेशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जिसके नाते तब वो जाके टिकट का जो समुचित वो रिप्रेजेंटेशन जो हम लोकसभा और राज्यसभा में चाहते हैं राजनीतिक तौर पे, वो तब हमको दिखेगा। क्योंकि हमारे साथ बैठी हुई है राजनीति शास्त्र विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र की प्रवक्ता मैडम वृंदा पाठक जी। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि क्या ये राजनीति नहीं है? राजनीति की जब बात करेंगे तो राजनीति तो होगी ना, इससे अलग तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये अच्छी राजनीति है, ये उत्कृष्ट राजनीति है। राजनीति को आप गलत उसमें मत लीजिए। और ये जो महिला आरक्षण विधेयक ने, आपने कहा कि कोई राजनीति तो नहीं है कि इन्होंने क्यों इतने 11th आवर पे किया, यही कहने का मकसद है ना। तो मैंने कहा ना, राजनीति को राजनीति की तरह से लीजिए, क्यों ना, चलिए देर आए दुरुस्त आए। कोई भी शुभ काम अगर हो गया, झटके में ही होता है। बहुत विचार विमर्श करिए तो देखिए, महिला आरक्षण बिल तो 2009 से ही हमको 10 से ही वो इसके पीछे कवायद लग गई थी कि इसको पास कराना है, लेकिन नहीं हो पाया। 2023 हो गया,
लेकिन हो तो गया ना, हम इसको वेलकम करिए और मानिए कि इसके दूरगामी परिणाम हमको दिखाई पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है, मेरा तो ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि महिला आरक्षण बिल अगर नहीं पास होता तो महिलाएं राजनीति में नहीं आती, ऐसी बात नहीं है। महिलाएं अभी भी आ भी चुकी हैं और निरंतर हर क्षेत्र में आ रही हैं। अभी इन्होंने बताया कि 15% कमर्शियल पायलट हमारी महिलाएं हैं, वहाँ कौन सा रिजर्वेशन दिया गया था उनको? खुद आई ना। तो जिस महिला को आप कमज़ोर समझता था, यही पुरुष समाज, जब पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को अपने से कमतर आंकता था। तो अब हमारे साथ है इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय गृह विज्ञान विभाग से प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह। मैडम, आपने सबकी बातें सुनी और आपको क्या लगता है कि ये बिल एकदम सही समय पर आया और इससे कितना लाभ होने वाला है महिलाओं को? देखिए, मैं सबसे पहले अमेज को, अरविंद जी, आपको ये बहुत ही सार्थक संवाद आपने रखा है और मुझे बहुत खुशी है कि ऐसे समय पर रखा है जब ये बिल अभी पास हुआ है, मेजॉरिटी में गया है। लेकिन मैं आपको एक दूसरा परिवेश दिखाना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि पंचायत में महिला आरक्षण है और मैं गोरखपुर से ही बात शुरू करती हूँ। यहाँ लगभग हम लोग 400 से ज़्यादा प्रधान जो हैं वो महिला हैं। उनके साथ हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और मैं आपको बहुत ही एक ज़मीनी हकीकत बताती हूँ कि मैं महिला प्रधान से नहीं, हम लोग प्रधानपति से ही मिलते हैं जी। और ये कड़वा सच है। पिछले 2-2.5 साल में हमने काफ़ी कोशिश की है, तो अब कुछ भूमिकाओं में परिवर्तन आना शुरू हुआ है, वो दिखाई देना शुरू हुई हैं, लेकिन अभी भी जो उनका आश्रय है वो उनका पति ही है। अगर हम लोगों से हम लोगों ने गोद लिया गांव है रामनगर करजहा, वहाँ पे महिला प्रधान है सुनीता जी, लेकिन उनके पति ही ज़्यादातर, तो हम लोगों ने उनको थोड़ा सा कहा कि एक बार वो भी आए हमारी बात, क्योंकि चर्चाएं महिलाओं से रिलेटेड हम लोग वही ज़्यादा काम करते हैं। इसके इंद्रजीत जी उस समय CDO थे, तो हम लोगों ने इस पर एक बहुत प्रमुखता से चर्चा रखी। हम लोगों ने सारी महिलाओं ग्राम प्रधानों को ऑनलाइन माध्यम से जूम से जोड़ा और हम लोगों ने थोड़ा एक तंज कसते हुए कहा कि अरे आप पुरुष जैसे क्यों दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ऑन स्क्रीन जब हमने कहा वीडियो ऑन करिए तो सब प्रधानपति लोग ही स्क्रीन पे दिखाई दे रहे थे। मुश्किल से 10-15% ही महिलाएं दिखाई दे रही। तो उसके बाद ये हुआ, इंद्रजीत जी ने कहा कि क्यों ना हम ये मीटिंग्स बार बार करें। तो उससे ये बदलाव ये आया कि हाँ, वो प्रतिशत जो था कि महिलाएं दिखाने लगी, मतलब कुछ पुरुष जो है वो बगल में बैठाने लग गए और कुछ जो है वो पीछे से वॉइस ओवर करते थे, दिखती महिला थी। तो ये मैं आपको एक मैं बता रही हूँ। तो अगर हमारा मतदाता इन क्षेत्रों से बाहुल्यता में है, उत्तर प्रदेश का एक ज़मीन जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, अगर हम लोग, मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई भी हमारी कोई राजनीति भूमिका या हम इसको कहीं से नहीं, लेकिन जो मैं आपको ज़मीन में हम लोगों ने जो देखा, महिलाओं के लिए काम हो रहा था, महिलाओं से रिलेटेड काम हो रहा था। और जब हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा पाया, तो फिर हमें लगा कि जब ये आरक्षण जिस दिन ये आया, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें बार बार आने लगी कि अगर हम यहाँ जूझ रहे हैं तो क्या हम विधायक पति, सांसद पति ये देखेंगे क्या हम इसके लिए तैयारी करें? मुझे लगता है ये बिल और पहले आ जाना चाहिए था। चुनाव से पहले क्यों आया है, इस पे बहुत सारे सवाल हैं। इसको अगर 24 में हमें अगर वो मौका देते, और मैं हर राजनीतिक दल की बात करती हूँ, अगर हम नेतृत्व की बात करें तो आप बताइए कौन है? 2-4 नाम के अलावा हमारे पास, चाहे हम केंद्र में देखें चाहे कहीं भी देखें, सारे दलों की बात कर रही हूँ, आप बताइए। बहन जी के नाम के बाद हम किसका नाम लेते हैं? कोई नाम नहीं है हमारे पास। कांग्रेस की बात कर लीजिए तो प्रियंका गांधी के नाम को छोड़ करके वो भी हैंड होल्डिंग नहीं कर पाए, हमारे पास किन के नाम। फिर हम अगर बीजेपी में जाते हैं तो निर्मला सीतारमण जी और स्मृति ईरानी जी को छोड़ दीजिए, तो अगर हमारे मुख पे कोई नाम आता है तो अभी हम खुशते हैं। तो क्यों है ऐसा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप ले आए, अच्छी बात है, साधुवाद के पात्र हैं, 29 तक ले जा रहे हैं, आगे ले जाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा संशय अभी भी वही है
कि यह एक चुनावी दाव न बन करके रह जाए। इसको छोड़ दीजिए, आप बिल को छोड़ दीजिए। अभी भी आप अपने पार्टीज में इन नेतृत्वों को ढूंढिए, उनको हैंड होल्डिंग करिए और 24 के चुनाव में उनको पूरा मौका दीजिए। इसको आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे करिए, बिल को छोड़ दीजिए। ये तो आपके हाथ में है, हर राजनीतिक पार्टी के हाथ में है। व्हाई आर यू वेटिंग फॉर द बिल? आप अपने लेवल पर इसको करके देखिए और उन महिलाओं को आगे ले आइए जो नैसर्गिक रूप से नेतृत्व की क्षमता रखती हैं, समझ है उनको चीज़ों की। उनके पास पैसा ज़रूरी नहीं हो सकता है, लेकिन वो आपका काम है। आप अच्छा माहौल चाहते हैं, कल को आप भारत को सुपर पावर के रूप में विकसित कर रहे हैं, आप उसको सचमुच में इस तरह का नेतृत्व देखिए। महिलाएं जो घर से लेकर के ना उन्होंने इस पूरे देश की संरचना को बदल दिया, तो मैं उस पूरा विश्वास करती हूँ। और ये राइट फ्रॉम बॉटम जो हम PRI की बात कर रहे हैं, वो भी सूरत बदलेगी और देश की भी सीरत बदलेगी। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति ही है शायद। तो राज्यसभा में महिलाओं की भागीदारी मात्र 10% है, लोकसभा में 14% है और औसत देखेंगे विधानसभा में तो मात्र 9.5% है। हमारी अभी जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल सेक्टर की वो यही है। जो ग्राम सभा की बात कर रही हैं, वहाँ कहीं ना कहीं एक कुंठा, एक डर उन महिलाओं को आगे आने से वो लोग रोकते हैं जो सोचते हैं कि हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में एकदम और सक्षम है, समर्थ है, हाँ, कि वो एक सोशल अवेयरनेस ला सकती है। एक चीज़ और है कि राजनीतिक दलों के साथ साथ हमें समाज के लोगों का भी साथ इसमें चाहिए। आरक्षण, जहाँ तक आरक्षण की बात आ रही है बार बार, तो महिला स्वयं में ही एक विशेष है, उसमें आरक्षण की बात अगर न करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी श्रेष्ठ महिलाएं आएंगी चुन करके, जो योग्य होंगी, जो शिक्षित होंगी, जो परिश्रमी होंगी, पार्टी कैडर में काम करने वाली होंगी, वो जरूर आएंगी आगे। और सेकंड लाइन लीडरशिप फीमेल की हर पार्टियों को अब डेवलप करने का टाइम आ गया है, क्योंकि सेकंड लाइन फीमेल लीडरशिप की क्वालिटी, एबिलिटी अगर जो आप देखना चाहते हैं, मैं भी अगर देखना चाहती हूँ, तो कमी महसूस होती है। उसके पीछे तमाम कारण हैं, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, एजुकेशन को भी मैं मानती हूँ। आजकल बहुत सारी महिलाएं आती हैं, कुछ वर्षों तक मेहनत करती हैं, फिर वो अपने घर को वापस लौट जाती हैं, अपेक्षित सफलता न मिलने से वो हतोत्साहित हो जाती हैं। तमाम तरीके की परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि जिसमें वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर नैतिक रूप से एक पारिवारिक जिम्मेदारी भी होती है, जिसको छोड़ करके अगर वो लंबे समय तक कुछ बिना सफलता हासिल किए बनी रहती हैं राजनीति में, तो अगला प्रश्न इस परिवार का ही होता है कि आपने परिवार के लिए क्या किया। जैसा कि अभी डॉक्टर विद्या रानी जी ने कहा, क्या हम उम्मीद करें कि 2024 के जो चुनाव आने वाला है, जैसा कि आपने बताया कि जो तकनीकी मामला है वो बड़ा लंबा प्रोसेस है जी, तो क्या हम लोग उम्मीद करें कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने की कोशिश करेगी? बिल्कुल। अभी कल का एक देखिए कैंडिडेट घोषित किए गए हैं, जो मध्य प्रदेश की वहाँ की सूची आई है कैंडिडेट्स की, 39 में 6 फीमेल कैंडिडेट्स हमारी दी गई हैं इलेक्शन के हिसाब से। और मुझे लग रहा है कि भाजपा सरकार ने एक कदम अगर बढ़ाया है तो 2 कदम आगे बढ़ करके अन्य सभी राजनीतिक दलों को महिला प्रत्याशी उतारने का कार्य जोर शोर से करना चाहिए। आप महिला प्रत्याशी लाइए, आपके सामने जब महिला प्रत्याशी खड़ी होगी तो निश्चित रूप में दूसरे दलों को भी हर हालत में महिला प्रत्याशी वहाँ देना होगा और इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जब राजनीति में आएगी तो निश्चित रूप में समाज की भागीदारी भी बदलेगी, दशा भी बदलेगी, दिशा भी बदलेगी और नेतृत्व भी बदलेगा। एक और आखिरी सवाल आपसे, 2004 तक अटल जी की भी सरकार रही है, उसमें ऐसा प्रयास नहीं हो पाया। ये कोशिश उस समय भी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये मामला इतना नया नहीं है। जी, कोशिश हुई थी लेकिन वह कामयाब नहीं हुई और समय परिवर्तन के साथ साथ अगर एक सुर से बहुमत में ये पास हुआ है तो चाहे इसको जैसे भी कहिए, हम महिलाओं के हक में है, हित में है और इसको हम अपने लिए एक अवसर के तरह से देखना चाहिए और उस चुनौती को स्वीकार करके बहनों को भी अब आगे बढ़ने की आवश्यकता है, बेटियों को भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सिर्फ राजनीतिक दलों के सहारे पे छोड़ देना कि नहीं हमें जी आप आरक्षण देंगे तब हम आएंगे, ऐसा
सोच रखना अपने लिए भी कहीं ना कहीं हानिकारक होगा। एक शिक्षित महिला इंटरव्यू देती है, परीक्षा पास करती है, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होती है, सर्वप्रथम स्थान पर आती है। किसने रोका? तो जिसमें नेतृत्व का गुण है उसे कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, सभी पार्टियों से मैं विनम्र आग्रह करूंगी आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप 33% कैंडिडेट दीजिए फीमेल, चुनाव में प्रत्याशी बनाइए और उनके जीतने के लिए आप पूरा वातावरण भी तैयार करिए, ताकि आपके जब पार्टी में भागीदारी बढ़ेगी तो निश्चित रूप में सम्यक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। हम ये नहीं मानते। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल आता है डॉक्टर सुलैता जी आपकी तरफ। अभी आपका अलायंस हो गया है इंडिया के रूप में समाजवादी पार्टी से, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है। हालांकि इस सदन में अभी दोनों सदनों में कांग्रेस ने भी और सपा ने भी पूरा समर्थन दिया, कुछ कंडीशंस लगाए, उन्होंने परेशानियां जो तकनीकी खामियां थी वो भी बताया था। लेकिन अब फिर बात करते हैं उस समय जब अटल जी की सरकार थी, उन्होंने बिल पेश करने की कोशिश की थी, वहाँ मुलायम सिंह जी द्वारा उस बिल को फाड़ दिया गया। क्या कहेंगे आप? अब जबकि लेकिन अभी समर्थन दिया जा रहा है। वही कहूँगी कि देखिए, समय के साथ परिवर्तन तो एक हमेशा हम लोग देखते आए हैं, और शायद जो मानसिकता उस समय की थी उसमें अब बदलाव आने का समय आ गया है। और जो कुछ लोग, जैसे आपने कहा दुर्गेश जी ने, कि ये आरक्षण के बगैर भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं महिलाओं में अगर दम है तो। मैं आपको छोटे से उदाहरण देती हूँ। जैसे हम लोग आरक्षण की बात करते थे, जब हमारे समय में हम लोग पढ़ रहे थे तभी ये मंडल कमंडल वाला सब चला कि आरक्षण आया। उससे पहले हम लोग मेडिकल कॉलेज में देखा है, जैसे हम लोग अच्छे समृद्ध परिवार से आए, अच्छी एजुकेशन लेके आए, हमारे साथ लड़कियां आई जो कि बिल्कुल गांव देहात से एक ओबीसी उसकी SC ST कैटेगरी की जो महिलाएं आई, लड़कियां आई, तो उनको मतलब ठीक से उनको बोलना, अंग्रेजी की ग्रेज एनाटॉमी को पढ़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था। लेकिन वही लड़कियां 3rd ईयर तक आते आते हम लोगों के कंपटीशन में थी, हम लोगों के साथ पूरी हम लोग दमदारी से, जबकि मेडिकल की सारी किताबें इंग्लिश में होती हैं और वो भी ब्रिटिश इंग्लिश, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश होती है। और उन्होंने अपने स्कूली जीवन या गांव के जो जहाँ से वो आई थी, और मैं बहुत प्राउडली आई कैन से कि बहुत सारी उसमें से आज बहुत अच्छी अच्छी डॉक्टर्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और मतलब कुछ तो यहाँ पे प्रधानाचार्य भी बने हैं। मेरे हस्बैंड के साथ जो थे ऐसे लड़के जो कि गांव के परिवेश से आए थे, वो यहाँ पे पीडियाट्रिक्स के हेड प्रधानाचार्य बने हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जब आप उनको मौका देंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे, तो अवश्य वो बदलाव हम लोग समाज में देखेंगे। और जैसे महिला शिक्षित होती है, कहा गया है ना कि एक आप लड़के को पढ़ाइए तो खाली वो पढ़ेगा, और अगर आप महिला को पढ़ाइए तो पूरे समाज को फायदा करेगा। तो वही चीज़ है कि अगर आप महिला को आप एम्पावर करेंगे, इट इज़ ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट। अगर आप महिला को एम्पावर करेंगे, उसको राजनीति में लाएंगे, तो शायद वो पूरे समाज को प्रेरित करेगी। जो एक्सपेरिमेंट इस समय दिव्या रानी जी ने किया, जैसे कि वीडियो ऑन करके और सबको दिखाया कि वीडियो पे आइए, तो वो झिझक दूर हुई। फिर धीरे धीरे हम सब लोग, जो लोग, हमने राजनीति कोई चॉइस से नहीं, हमने तो एक मतलब एक उस समय महिला सीट आ गई मेयर की, तो मैंने फिर लड़ने का, जब मुझे कहा तो मैं तो चैलेंज स्वीकार करके और मैं लड़ गई, उतर गई। मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने पाया कि लोगों ने बहुत अच्छे से प्रेम से हमको एक्सेप्ट किया और अच्छे संख्या में समर्थन दिया। तो महिला का अगर वो झिझक दूर हो जाए, वो कॉन्फिडेंस हम लोग वो करें, तो एम्पावरमेंट तभी आएगी जब हम उसको कुछ प्लेटफॉर्म देंगे। आरक्षण से हम किसी को कोई प्रिविलेज अगर दे रहे हैं, और ये हमेशा तो रहेगा नहीं, इस बिल में ये है कि 15 साल के अंदर हमको इसको फिर से रिव्यू करना है, तो 15 साल में अगर हम, लेकिन जो बिल आने में ही 30 साल लग जाएंगे, तो वो फिर 15 साल में कितना ही चेंज ला पाएगा, इसके ऊपर ही चर्चा जरूरी है। और इसीलिए ये चुनावी स्टंट की जो बात आ रही है कि क्या स्पेशल सेशन बुला के इसको करना ज़रूरी था, या क्या इसका मानसिकता थी, जिसमें इतना प्रचंड बहुमत जिस दल के पास है उसको ऐसे स्पेशल सेशन बुला के, यही सब जो सवाल उठ रहे हैं वो जायज़ हैं। और चूंकि हमारा मानना है, हम बिल्कुल आरक्षण के पक्ष में हैं, हर तबके का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसके पक्ष में है। क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में देखा है कि लोगों के घरों में क्या बदलाव आया है जब उनकी घर में एक महिला को चाहे पढ़ाई में आरक्षण मिल गए के वजह से उसको अगर कोई प्राथमिकता मिली हो,
और या कोई नौकरी में आरक्षण के वजह से उसको कहीं प्राथमिकता मिली हो, उस महिला के उस जॉब या उस क्षेत्र में काम करने की वजह से उस पूरे समाज में क्या बदलाव आया है, ये हम लोगों ने अपनी आँख से अपने जीवन काल में देखा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ों को हम लोग भली भांति थोड़ा सोचें कि ये सवाल जायज़ है और इस पे हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा सुना, जहाँ शिक्षाविदों द्वारा जो रास्ते बताए गए, जो फार्मूले दिए गए, वो सिर्फ हमारे आपके लिए नहीं, सरकारों को कोई उस पर ध्यान देना होगा। डॉक्टर सुलैता करीम का जो दर्द है वो भी जायज़ है कि इतने लंबे समय के बाद और महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, इस पर उन्होंने अपनी बात रखी। डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी द्वारा जो बात कही गई, सभी दलों को इसको फॉलो करना चाहिए। उन्हें 2029 तक इंतज़ार करने की शायद ज़रूरत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। और 2024 में जो चुनाव आने वाला है, जो होने वाला है, उस पर वो अपना इम्प्लीमेंटेशन करें, कोई रोक नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी बातें निकल के आई और ऐसे ही तमाम विषयों पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और महिला विधेयक पर जो आज बातें हुई वो बड़ी ही फ्रूटफुल रही होंगी, ये सब आप सबों ने देखा सुना होगा। तो देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।